गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने अब तक जो पढ़ लिया है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा अपन ने, परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था आर एक्सएल एक्सी कनेक्टेड होते हैं और फिर अगर परिपथ की आवृत्ति को चेंज किया जाए तो एक्सएल और एक्सी के मान परिवर्तित होते हैं, परंतु आर वही रहता है। और जो एक्सएल एक्सी का मान परिवर्तित होंगे तो जेड का मान परिवर्तित होगा, जेड का मान परिवर्तित होगा तो परिपथ में धारा का मान भी परिवर्तित होगा। तो हम देखते हैं एक निश्चित आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्सी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति, और इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं और इस कंडीशन को अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे अनुनाद के बारे में, डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको दिया ही था मैंने पहले, हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे अनुनाद के बारे में, मींस रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद के बारे में स्टडी करेंगे, रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, और फिर आपसे कहा बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने एक निश्चित एफ आर पर एफ एक्सएल बराबर एक्सी प्राप्त होता है, एक्सएल बराबर एक्सी प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी प्राप्त होता है। इस आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? अनुनादी आवृत्ति। इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति तथा इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति और स्थिति को बोलते हैं अनुनाद बोलते हैं। अब आपको बताया क्या मैंने, इस समय क्या होता है? देखिए, अब बच्चों शुद्ध श्रेणीक्रम या शुद्ध समांतरक्रम परिपथ है। शुद्ध श्रेणीक्रम या शुद्ध समांतरक्रम परिपथ में आर एल सी तीनों श्रेणीक्रम जुड़े हुए हैं या आर एल सी तीनों समांतरक्रम जुड़े हुए हैं। तो उस समय जैसे श्रेणीक्रम की बात करें तो श्रेणीक्रम में धारा भी क्या होगी? समान, मतलब आई एल बराबर क्या होगा? आई सी। एक्सएल बराबर एक्सी तो ही सही, आई एल बराबर भी क्या हो जाएगा? आई सी। तो इससे वोल्टेज भी समान हो जाएंगे, मतलब वी एल बराबर भी वी सी आ जाएगा। ऐसे ही समांतरक्रम में वोल्टेज समान होते ही ऑलरेडी, एक्सएल एक्सी बराबर है ही सही, तो धारा भी समान आएगी। तो बच्चों देखें इस स्थिति में क्या होता है, इस समय मतलब अनुनाद की स्थिति में कह रहे हैं, इस समय क्या होता है बच्चों? देखिए क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, शुद्ध परिपथ की बात कर रहा हूं, शुद्ध श्रेणी या शुद्ध समांतर में एक्सएल बराबर एक्सी एंड आई एल बराबर आई सी एंड वी एल बराबर वी सी। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्सी कॉमा आई एल बराबर आई सी कॉमा वी एल बराबर वी सी, ये प्राप्त हो रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो होगी बच्चों। उसके बाद फिर हम देखें आगे अगली चीज। अब यहाँ पे कलांतर का मान, कोई एक्सएल और एक्सी कट जाएंगे क्योंकि अनुनाद की स्थिति है, तो यहाँ पे जो कलांतर प्राप्त होता है, कितना कलांतर प्राप्त होता है? फाई बराबर 0 डिग्री। ठीक है, कलांतर जो होता है, कलांतर फाई का मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली चीज अपन देखें यहाँ पे, अगर श्रेणी परिपथ की बात करें तो श्रेणी परिपथ में क्या हो? देखिए श्रेणी क्रम में बच्चों जेड का मान निकालो, कितना आएगा? जेड बराबर क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल एक्सी कट जाएंगे, जेड बराबर कितना आएगा? आर। जेड का मान आर आता है, जो कल अपन ने देखा था जो श्रेणी परिपथ में जेड बराबर क्या होता है? आर। और इस आर का मान, जेड का मान आता है न्यूनतम, जेड का मान न्यूनतम आता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे धारा जो प्राप्त होगी आई बराबर क्या आएगी? मैक्सिमम। और इसका मान क्या होगा? आई बराबर वी अपॉन जेड होता है, जेड का मान आर रख दो। ठीक है, इसे हम आई आर बोलते हैं, जो कि क्या आएगा बच्चों? मैक्सिमम। तो धारा यहाँ पे आती है मैक्सिमम और जेड का मान मिनिमम। ये तो समांतरक्रम, ये तो श्रेणीक्रम के बारे में बच्चों। समांतरक्रम परिपथ में क्या होता है? देखिए समांतरक्रम परिपथ में यहाँ बच्चों इसमें यहां भी जेड का मान आर ही आता है, लेकिन वो होता है मैक्सिमम। क्यों होता है मैक्सिमम? वो आपको भी समझना नहीं है, ये जब अपन समांतरक्रम परिपथ समझाऊंगा उस समय क्लियर हो जाएगा। बस अभी याद रख लो कि जेड का मान यहाँ भी आर है जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, और वो यहाँ पे से जेड मैक्सिमम है तो आई का मान क्या आएगा? मिनिमम।
तो आई बराबर वही वी अपॉन जेड किया, जेड का मान आर रखा, जिसे हम आई आर बोल रहे हैं फिर आगे, जो कि मिनिमम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखिए अगला स्टार पॉइंट देखें, एक्सएल बराबर एक्सी करके अपन निकाल सकते हैं उस आवृत्ति का मान, मतलब अनादि आवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं एक्सएल बराबर एक्सी करके। कैसे, देखिए अब देखिए अगला स्टार पॉइंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल बराबर आपने एक्सी किया तो यहाँ से एक्सएल का मान क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल, तो लो ओमेगा एल रख दिया इसको, ओमेगा आर इंटू एल, ओमेगा आर मीन्स रेजोनेंस अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, मतलब अनुनादी कोणीय आवृत्ति हो गई है, और एक्सी का मान 1 अपॉन ओमेगा सी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा आर को निकले हो तो क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल को नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन एल सी। ठीक है, तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो इसका वर्गमूल कर दो, तो इसलिए ओमेगा आर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा, रूट ऑफ एल सी। वर्गमूल कर देंगे तो ये होगी अनादि कोणीय आवृत्ति। अनादि कोणीय आवृत्ति, अनादि आवृत्ति निकालना तो क्या हो गया, अनादि आवृत्ति एफ आर बराबर, नाउ एफ आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, ओमेगा आर अपॉन 2 पाई। क्या आप जानते हो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई कर दिया। अब यहाँ पे ये रख देंगे ओमेगा आर का मान, तो क्या जाएगा रिजल्ट 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो ये दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ओमेगा आर का मान, ठीक है, और ये एफ आर का मान। तो जो अनादि आवृत्ति, अब यहां देखें बच्चों, कई बार क्वेश्चन में अनादि आवृत्ति जो है ओमेगा आर को बोल लेता है, कई बार एफ आर को। वैसे तो अनादि आवृत्ति ये होती है एफ आर, बट कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने आप सोच लेना कि हो सकता है 1 अपॉन रूट एल सी को अनादि आवृत्ति कहा जाए। है तो एक अनादि कोणीय आवृत्ति, लेकिन फिर भी 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जहां ओमेगा आर को अनादि आवृत्ति मान लेता है, होने को तो एफ आर होती है, तो क्या होती है अनादि कोणीय आवृत्ति होती है, बट फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने हिंट दे दिया है। अब चलो इस पे ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एसी परिपथ पहले एल को 20% बढ़ा दें फिर 20% घटा दें तो फिर एफ आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये निकालना है। तो पहले एल पे देखें, एल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले उसको देखते हैं, फिर निकालेंगे एफ आर पे प्रभाव। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 1 आपसे कह रहा है एल को 20% बढ़ा दें। चलो एक काम करें, माना एल बराबर 100 देते हैं, माना एल बराबर 100, क्योंकि 20% मान है जो कि काफी बड़ा मान है। आपसे कह चुका हूं जब भी परसेंटेज मान 10% से बड़ा हो, 10% या 10% बड़ा हो तो प्रारंभिक मान 100 मान लेते हैं, और अगर 10% छोटे मान दे रखें 4%, 3%, 5%, उस केस में फिर हम क्या कर लेते हैं, कैसे करते हैं, घात को आगे लाकर सॉल्व करते हैं परिवर्तन ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए। तो माना बच्चों एल बराबर 100 है, तो यहाँ से एल डैश का मान क्या हो जाएगा, एल डैश बराबर, हमें यहाँ पे 20% वृद्धि करनी है, मतलब 100 प्लस क्या करेंगे 20% ऑफ 100। ठीक है, 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो 20% ऑफ 100 कितना होता है यहाँ पे, 20% ऑफ 100 का मान 20 ही होगा, तो कितना हो गया मान 120। तो अभी अपन ने पहले वृद्धि करी, एल डैश निकाला, एल डैश का मान कितना बच्चों 100 आ गया। अब हम यहाँ पे कमी कर रहे हैं 20%, एल का मान कितना बन चुका है, अब 120 बन चुका है। यहाँ से देखिए अब एल डबल डैश निकालेंगे, तो एल डबल डैश के निकालने के लिए 120 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 20% ऑफ 120। आप जनरली मिस्टेक ही करते हैं कि आप समझते हैं कि मान 120 हो गया है, अब 20% 100 का 20% ले लेते हैं, तो 120 में से 20 को माइनस कर देते हैं। नहीं, 20 को माइनस नहीं करना, 100% वाले का 20 लेना, क्योंकि मान एल से बनकर अब एल डैश हो चुका है। तो एल डैश के बारे में सोचिए, एल डैश में से उस एल डैश का 20% घटाएंगे। ठीक है, तो 120 माइनस 20% ऑफ 120, तो यहाँ पे देखिए 120 माइनस 20% मतलब 20/100 इंटू 120, तो कितना जाएगा बच्चों, 2 जीरो काट दो, कितना हो गया 120 माइनस 24, तो कितना गया 96। तो एल डबल डैश का मान 96 आया। ठीक है, जो कि पहले बच्चों 100 था एल का मान, अब कितना हो गया 96। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एल डिक्रीज बाय 4%। एल का मान तो क्या होगा बच्चों 4% डिक्रीज हो गया। ये अभी आंसर नहीं आया, ये तो भी हमने एल पर निकाला प्रभाव। एल पहले 100 था, अब एल कितना रह गया बच्चों 96 रह गया, तो एल का मान 4% घट गया है। अब अपन देखें एफ आर पे निकालना है प्रभाव। क्या होता है बच्चों, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये अपन देख ही रहे, ये आया था रिजल्ट।
एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। यहां से आप देखें एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या रहा है, एल पावर माइनस हाफ, ठीक है, रूट एल आएगा एल पावर माइनस हाफ। अब प्रतिशत मान निकालना है तो क्या करेंगे, घात आगे लाके सोल्व करेंगे। तो घात आगे लाके सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे प्रतिशत एफ आर इज इक्वल टू, घात आगे ले आए तो माइनस हाफ इंटू प्रतिशत एल, ठीक है, बराबर अब माइनस हाफ, क्योंकि घात आगे लाके क्यों सोल्व करें, क्योंकि 4% काफी छोटा मान है। आपसे कहा था मैं 10% से छोटा मान हो तो घात आगे लाके सोल्व करके, घात आगे लाके सोल्व करते हैं। और चो परसेंटेज एल, प्रतिशत एल का मान क्या है, 4% कमी हो रही है, कमी, इसलिए माइनस लिखेंगे, कमी हो रही है इसलिए माइनस में लिख दिया 4%। तो कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का 2%। हाँ, वृद्धि हो रही होती है तो प्लस 4% करते, तो आ गया रिजल्ट 2%। तो यहां से हम देखें कि पॉजिटिव मान आ रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ आर इंक्रीज बाय 2%, ये आएगा इसका आंसर। मतलब अनादि आवृत्ति का मान 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2% बढ़ गई है, ठीक है। अब चलो उसका फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आर एल सी श्रेणी क्रम परिपथ है, ठीक है, और ये सप्लाई जोड़ी गई है 300 साइन ओमेगा टी वोल्ट, ठीक है, इसको चलो 3000 कर लो, 3000 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, 3000 साइन ओमेगा टी वोल्ट, ठीक है, मान आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है किस आवृत्ति एफ पर आर पर विभवांतर अधिकतम होगा। तो चलो आप देखिए, अभी आपने कहा था कि आर एल सी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में हम देखते हैं आई आर बराबर मैक्सिमम प्राप्त होता है कब, जब अनुनाद की स्थिति हो। तो अनुनाद के समय धारा क्या होती है, अधिकतम, और धारा अधिकतम है तो आर के सिरों पर विभवांतर भी अधिकतम आएगा। तो आपसे कहना चाहता है कि आर पर विभवांतर अधिकतम होगा, तो हम जानते हैं अनुनाद की समय, अनुनाद के समय ही, अनुनाद के समय ही आई बराबर आई आर बराबर मैक्सिमम तथा वी आर बराबर आई इंटू आर बराबर मैक्सिमम होता है। तो अनुनाद के समय भी ये छोटी छोटी चीजें अपन देखें, रटना नहीं आगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि आगे क्वेश्चन में कई बार काम आती है। हमसे याद रखें कि आर पे विभवांतर अधिकतम बोला गया है तो हम समझ जाएंगे कंडीशन कौन सी है, अनुनाद वाली कंडीशन, ठीक है, आर पे मान प्राप्त अधिकतम प्राप्त रहा है, विभवांतर का मान, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा किस आवृत्ति एफ पर, मतलब आपसे पूछना चाहता है अनुनादी आवृत्ति याद करो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला, शर्म आ रही थी इसको डायरेक्ट बोलने में कि अनुनादी आवृत्ति याद करो, इसने घुमा फिरा के बोला कि आप अनुनादी आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको एफ आर, तो हम कहते हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी का बच्चों, इसलिए फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ आर होगी, आवृत्ति का मान एफ आर होगा। और एफ आर का सूत्र क्या होता है, ये रहा 1/2 पाई रूट एल सी, 1/2 पाई रूट एल सी करेंगे, तो 1/2 पाई रूट एल सी कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 1/2 पाई रूट एल सी, एल का मान कितना है यहाँ पे, एल का मान आपको 1/पाई दे रखा है, एल का मान 1/पाई हेनरी है, और सी का मान 1/पाई माइक्रो फेराड है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, 1/पाई इंटू 10⁻⁻⁶, ये रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर बनेगा, ये इस पाई से घट जाएगा, और यहाँ आएगा फिर अंदर 10⁻⁻⁶, इसका वर्गमूल करेंगे 10⁻⁻3 चल जाएगा ऊपर, 1000 हो जाएगा, 1000/2 करेंगे तो 500 हो जाएगा। ये लो, ये आ गया आंसर 500 हर्ट्ज, ठीक है, ये आ गया आंसर 500 हर्ट्ज, निकाले रिजल्ट। तो इस आवृत्ति पे धारा अधिकतम होगी, इससे वोल्टेज भी अधिकतम होगा। आपसे कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति से आधी आवृत्ति पे धारा कितनी होगी, तो आधी आवृत्ति पे तो अपन देखें एट एफ इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, एफ आर बाई टू करेंगे तो 500/2 कर दो, कितना जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हर्ट्ज। तो इस आवृत्ति पे हमें निकालनी है किसका मान बच्चों, इस आवृत्ति पे निकालना है धारा का मान। तो पहले अपन निकालें वोल्टेज कितना होगा, सॉरी जेड निकालें कितना होगा, उससे फिर धारा निकाल लेंगे, क्योंकि आई बराबर क्या होता है V/Z, तो पहले हमें जेड तो चाहिए ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे आई। तो यहाँ पे पहले जेड निकाल रहे हैं, जेड इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, जेड इज इक्वल टू आर एल सी श्रेणी क्रम परिपथ है, तो जेड बराबर √r² प्लस XL मीन्स 2 πfl माइनस XC मीन्स 1/2 πfc होल स्क्वायर, ठीक है। इससे निकालेंगे अपन जेड का मान,
तो यहाँ पे रखें देखिए रूट ऑफ, अब यहाँ पे आर का मान कितना रखा है 1.5 किलो ओम मतलब 1500, ये रख दिया 1500 का होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ का मान कितना रखा है 250 है, 250 एल का मान 1/पाई है, 1/पाई ये रख दिया अपन ने, ठीक है। फिर माइनस 1/2 पाई एफ सी मीन्स 1 में 2 पाई एफ 250 है, सी का मान 1/पाई माइक्रोफेराड है, मतलब 1/पाई गुणा 10⁻⁻6 है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर कर दें अपन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों देखिए, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, कितना गया 500, यहाँ भी पाई से पाई कट गया, या 500, ये 10⁻6 चल जाएगा ऊपर 10,000 हो जाएगा, 10,000 में 500 का भाग लगाएं तो ये आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 10,000 में 500 का लगाएंगे 2,000 हो जाएगा, ये 500 माइनस 2,000 कितना आया माइनस का 1500, तो माइनस का 1500 या उसका परिमाण लें क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस तो अपने आप प्लस बन जाएगा, मतलब ये क्या है 1500 का स्क्वायर, ये भी कितना है 1500 का स्क्वायर, तो कितना का बच्चों ये जाएगा सोल्व करने में 1500 रूट 2, 1500 रूट 2 ओम, ये आ गया जेड का मान, ठीक है। अब निकालना है आई, ठीक है, आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन जेड, तो बच्चों आई बराबर वी अपॉन जेड होता है। अब यहाँ पे इसमें केवल बोला धारा ज्ञात करो, ये तो बताया नहीं कौन सी निकालनी है, तो कौन सी निकालेंगे आरएमएस धारा निकालें, आरएमएस धारा निकालेंगे, धारा का आरएमएस मान निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आई निकाल रहे हैं, तो आई यहाँ पे कौन सी मान है आरएमएस मान, कुछ निकाले तो आरएमएस मान लेते हैं, और जेड का मान भी फिक्स में रखना पड़ेगा आपको आरएमएस में, आरएमएस धारा निकालोगे जेड का मान भी आरएमएस में ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू अब वी का मान 3000 वोल्ट है, तो आरएमएस मान क्या हो जाएगा 3000 बटा रूट 2 बटे में जेड कितना है 1500 रूट 2, 1500 रूट 2, तो यहाँ पे 3000 में 1500 का भाग लगाओ पहले तो 2 आ जाएगा ये, और फिर ये रूट 2 इंटू रूट 2 ये भी 2 बन जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से ये 1 एम्पियर, ये लो ये आ गया धारा का मान 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। बात पहले पड़ी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चों उसके बाद फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 3 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 3 प्रेरक कुंडली एल आर। अच्छा प्रेरक कुंडली क्या होती है बच्चों, देखिए सिंपल कोई सोलेनॉइड है उसे अपन प्रेरक कुंडली बोल सकते हैं। प्रेरक कुंडली में एल जो होता है वो क्या होता है उसका स्वयं गुणांक, एल उसका स्वयं गुणांक है। अब आर बच्चों उसके तार का प्रतिरोध होता है, आर उसके तार का प्रतिरोध होता है, अर्थात एल आर श्रेणी क्रम के रूप में इसे हम सोच सकते हैं। प्रेरक कुंडली को क्या मान सकते हैं आर एल श्रेणी क्रम बहुपद। हाँ अगर शुद्ध प्रेरक कुंडली कही जाए तो हम इसको आर को नगण्य मान लेते हैं, तो केवल क्या सोचते हैं शुद्ध एल, परंतु यहाँ पे एल को आर बोला गया है अर्थात आर उसके तार का प्रतिरोध है। तो जो कह रहा है प्रेरक कुंडली और संधारित्र 20 वोल्ट 24 वोल्ट एसी सोर्स का श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये तो खुद एल आर परिपथ है, ये सी भी जुड़ गया आपस में श्रेणी में, तो क्या बन गया आर एल सी श्रेणी क्रम परिपथ, ठीक है। आर एल सी श्रेणी क्रम परिपथ बन गया है जो कि 24 वोल्ट के एसी स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है यहाँ आवृत्ति परिवर्तित करने पर अधिकतम धारा 6 एम्पीयर प्राप्त होती है, तो जो आवृत्ति परिवर्तित करोगे तो आर का मान तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होंगे एक्सएल एक्स ही चेंज होंगे, और धारा अधिकतम प्राप्त हो रही है, इसका मतलब अनुनादी आवृत्ति की बात कर रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन आ गई अनुनाद। तो यहाँ पे अधिकतम धारा, यहाँ ध्यान से दें धारा अधिकतम बोल रहा है, धारा अधिकतम मतलब ये कौन सी कंडीशन है अनुनाद वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम जानते हैं अधिकतम धारा क्या होती है बच्चों, देखिए अनुनाद के समय धारा अधिकतम होती है, अनुनाद के समय ही धारा अधिकतम होती है। यहाँ से हम देखें मैक्सिमम जो धारा है अधिकतम धारा, अधिकतम धारा क्या होती है बच्चों आई आर, अधिकतम धारा बराबर आई आर होती है अपन जानते हैं, और ये बराबर क्या होता है वी अपॉन आर। देखा था अपन ने श्रेणी क्रम में आई बराबर आई आर में मैक्सिमम होती है और उसका मान वी अपॉन आर है, ठीक है। अब यहाँ पे धारा का मान 6 एम्पीयर दे रखा है तो आई आर का मान 6 रख दो, वी का मान हमें 24 वोल्ट दे रखा है 24 रख दिया, तो यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, कितना आएगा आर का मान बच्चों, यह आ जाएगा आर का मान 4 ओम, ये आर का मान निकाले अपने 4 ओम आया, मतलब इस प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है। अब आपसे कह रहा है कि उसके बाद फिर अब यदि इस कुंडली को मतलब केवल कुंडली को जोड़ रहे हैं, सी को भूल जाओ सी नहीं है, इस कुंडली को 12 वोल्ट 1 ओम की बैटरी से जोड़ते हैं,
तो जो बैटरी जोड़ रहे हैं मतलब डीसी परिपथ है। अभी तो आरएलसी श्रेणी परिपथ था, ठीक है, आरएलसी श्रेणी परिपथ था, कौन सा प्रत्यावर्ती परिपथ था। अब आरसी डीसी परिपथ है, आरएल डीसी परिपथ, नाउ आरएल डीसी परिपथ है ये, आरएलडीसी परिपथ बनेगा क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं, बैटरी जोड़ रहे हैं। तो जो डीसी परिपथ है तो हम जानते हैं डीसी परिपथ में एल का जो बिहेवियर है ऑन पथ की तरह होता है। ये एल यहाँ पे एक ऑन पथ की तरह बिहेव करेगा, एल एक ऑन पथ की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से एल एक ऑन पथ है, ये ऑन पथ, ठीक है, जो कि ये बैटरी जुड़ा हुआ है। इस बैटरी का मान आर तो मैंने निकाल लिया, आर कितना हो यहाँ पे 4 ओम, और बैटरी का मान आपको दे रखा है कितना है 12 वोल्ट 1 ओम, 12 वोल्ट 1 ओम। अब यहां से आपसे कह रहा है इसमें धारा का मान निकालना है, क्या होगा, मतलब इस कुंडली में धारा कितनी आएगी, इस आई का मान निकालना है। तो आई बराबर कैसे निकाल सकते हैं, ई नेट अपॉन आर नेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगल लूप बन रहा है, सिंगल लूप में श्रेणी क्रम संयोजन मानते हैं, तो सभी श्रेणी में जुड़े हुए इस प्रकार से ई नेट का मान तो 12 वोल्ट ही सही, ठीक है, और आर नेट ये 1 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम बनाएंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा ये, और 12 में 5 का भाग लगा दें तो 2.4 एम्पियर, ये धारा आ गई 2.4 एम्पियर। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस अनुनाद वाली कंडीशन पे। चलो आगे अब अगली चीज समझाऊंगा आपको मैं। देखो अपन पढ़ते हैं अब अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां क्या होती है। देखिए अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां अभी समझाता हूं आपको मैं। अगला टॉपिक है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां 2 होती हैं, एक को बोलते हैं एफएल और एक को बोलते हैं एफएच, एफएल एंड एफएच। अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। तो चलो देखिए पहली बात तो अपन जानते हैं अनुनाद के समय आपको पता है अनुनादी आवृत्ति पे धारा का मान क्या होता है अधिकतम, तो शक्ति भी क्या आएगी अधिकतम आएगी। क्या कह रहा हूं, देखो पहले मैं बात सुनिए, F बराबर एफ आर पर, मतलब अनुनाद के समय अपन देखें F बराबर एफ आर पर, तो यहाँ बच्चों F बराबर एफ आर पे क्या होता है, धारा का मान क्या होता है अधिकतम, धारा का मान I बराबर क्या होता है आई आर बराबर मैक्सिमम, ये आप जानते हैं I बराबर आई आर बराबर मैक्सिमम। इसलिए बच्चों शक्ति का मान, इसलिए शक्ति P बराबर मैक्सिमम, P बराबर पी आर इज इक्वल टू मैक्सिमम, शक्ति अधिकतम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों एसी परिपथ में शक्ति होती है, शक्ति केवल उत्पन्न होती है आर पर। ध्यान रखें क्या कह रहा हूं मैं, शक्ति जो क्षय होता है केवल प्रतिरोध आर पे होता है, क्योंकि एल तथा सी तो क्या करते हैं एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। हीट के रूप में एनर्जी लॉस केवल किस पे होती है बच्चों, प्रतिरोध आर पे। एल और सी में तो चुंबकीय व विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही होती है शक्ति। तो यहाँ पे शक्ति के लिए जिम्मेदार केवल कौन होता है आर। तो क्यों, क्योंकि बच्चों P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये हमेशा ध्यान रखिए, आगे टॉपिक पढ़ेंगे पूरा शक्ति एक टॉपिक आएगा, ठीक है। P बराबर क्या बच्चों आई स्क्वायर आर, ठीक है, इसका मान अधिकतम है। अब यहाँ पे देखें अगर अपन बच्चों धारा का मान अगर कम होगा तो शक्ति का मान भी घटेगा। तो हम जानते हैं अनुनाद के समय धारा अधिकतम है, तो इसके अगर अनुनादी आवृत्ति पे धारा अधिकतम आ रही है, शक्ति अधिकतम आ रही है, आवृत्ति का मान अगर कम करें या ज्यादा करें दोनों ही केस में धारा घटेगी तो शक्ति भी घटेगी। तो 2 आवृत्तियां हमें ऐसी प्राप्त होती हैं जब धारा घटने के कारण शक्ति घटकर आधी रह जाती है, उस पर्टिकुलर विशेष आवृत्तियों को हम क्या बोलते हैं अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। तो हम कहते हैं वह आवृत्तियां जिस पर वह आवृत्ति जिस पर धारा का मान घटकर आधा रह जाए, या सॉरी शक्ति का मान, वह आवृत्ति इस पर परिपथ की शक्ति, एसी परिपथ की शक्ति, वह आवृत्ति जिस पर एसी परिपथ की शक्ति अधिकतम मान की आधी रह जाए, वह आवृत्ति जिस पर एसी परिपथ की शक्ति
एसी परिपथ की शक्ति कितने बच्चों, P बराबर एसी परिपथ की शक्ति P बराबर पी आर बटा 2, मतलब आधी हो गई, शक्ति आधी रह जाए, अर्थात समझ आ गया हूं मैं, अर्थात धारा I बराबर आई आर बटा √2 रह जाए को अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां कहते हैं। तो जो दो आवर्तियां मिलती है हमें ऐसी, एक FH और एक FL, FL एंड FH कहते हैं, ठीक है, FL एंड FH कहते हैं। वह आवर्ती इस पर ऐसी परिपथ की शक्ति P बराबर PR बटा 2 रह जाए, अर्थात धारा I बराबर IR बटा √2 रह जाए, को हम अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां FH FL कहते हैं। L का मतलब जो लो है, H का मतलब हाई। क्या आपसे कहा मैंने, अनुनाद के समय शक्ति अधिकतम है तो आवर्ती घटाएं तो भी शक्ति घटेगी, आवर्ती बढ़ाएं तो भी शक्ति घटेगी। तो एक लो फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है जहां पे शक्ति आधी रहती है, और एक हाई फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है जिसपे शक्ति आधी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं मैं, इसको एक ग्राफ के अनुसार अपन समझें। देखिए यहाँ पे जो इसका आप जानते हैं आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ सिखाया था आपको मैंने बचपन में, कैसा था बच्चों, यहाँ पे हम श्रेणी परिपथ की बात करें तो श्रेणी परिपथ में धारा का फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ आ रहा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से आता है, धारा का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, ये कुछ इस प्रकार से मिलता है हमें ग्राफ, ये जानते हैं धारा का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, ये आपको प्राप्त होता है। और तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में इस समय यहाँ पे ये तो धारा अधिकतम है, ठीक है, मतलब ये स्थिति आप देखिए, ये धारा क्या आ रही है बच्चों, अधिकतम है IR, और उसको नीचे लेके आए तो अपन ये बिंदु सुधारा है FR को, अनुनादी आवृत्ति को, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति को। अब देखिए आवृत्ति का मान चेंज करें तो दो आवृत्तियां ऐसी मिलेंगी जब धारा का मान घटकर IR बटा √2 हो जाएगा। मान लो ये बिंदु ऐसा है, जब धारा होगी IR बटा √2 हो गई है, तो उसको मैं आगे लेके जाऊं तो यहाँ से आप देखिए एक यहाँ बिंदु मिल रहा है और एक ये बिंदु यहाँ पे टच कर रहा है ग्राफ डॉट लाइन, तो उसको नीचे लेके आए, एक यहाँ आएगा बच्चों और एक यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी छोटी है FR से, तो उसको FL बोल दिया मैंने, लो फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी हाई है, इसको बोल दिया FH। तो दो आवर्तियां ऐसी हैं जहां पे हम देख रहे हैं आवृत्ति ऐसी है जो धारा घट के IR बटा √2 रह गई है। तो जो इन आवर्तियों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों आवर्तियों के बीच का अंतर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये अंतर जो है, इस डिफरेंस को, मतलब FL माइनस FH को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा F बोलते हैं, ठीक है। इस अंतराल को हम डेल्टा F बोलते हैं, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए ये जो अंतराल है लगभग डेल्टा F बटा 2 होता है, ये अंतराल नियरली इक्वल टू कितना है, डेल्टा F बटा 2, और यहाँ से यहाँ तक का ये अंतराल भी लगभग कितना आएगा, डेल्टा F बटा 2। अच्छा लगभग क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ लगभग क्योंकि आप सोचिए ये ग्राफ देखिए पूरा सममित ग्राफ नहीं है, यहाँ पे अनंत पे जा रहा है, यहाँ पे 0, ग्राफ लगभग सिमेट्रिक है, एग्जैक्ट सिमेट्रिक नहीं है, इसे नियरली इक्वल टू डेल्टा F बटा 2, डेल्टा F बटा 2 ये अपन लिखा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम देखें इसमें एट FH एंड FL में इन दोनों आवर्तियों पर जो हम बोल रहे हैं अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां, इस समय आपने क्या देखा, धारा का मान कितना हो जाता है, I बराबर IR बटा √2, I बराबर IR बटा √2। अब इसको थोड़ा अपन सरल करें, क्या बनेगा, देखिए I क्या है बच्चों, धारा, ठीक है, धारा का मान क्या होता है, V/Z, तो I को रखा अपन ने V/Z, ठीक है, और 1/√2, और IR क्या चाहिए, अनुनाद के समय धारा जो क्या होती है, V/R होती है, अनुनाद के समय धारा V/R। क्यों हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे वोल्टेज का जो RMS मान है वो तो चेंज होता नहीं है, वो तो वही रहता है RMS मान। यहाँ पे समीकरण में अपने V क्या लिख रहे हैं, RMS मान लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से V से V कट जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर, व्युत्क्रम कर दें और व्युत्क्रम करके वर्ग कर दें तो यहाँ पे Z² बराबर क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ R², ठीक है, Z² बराबर ट्वाइस ऑफ R², Z का मान होता है R² प्लस X², ये होता है Z² बराबर R² प्लस X², जहां पे X को अपन क्या लिखते हैं, XL माइनस XC या XC माइनस XL कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे।
तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों यहाँ देखिए एक आर उधर कैंसिल कर दोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या हम कहते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आर। एक्स बराबर कितना है, आर। तो एक्सएल यहाँ बच्चों एफ एल एंड एफ एच पर एक्स बराबर क्या हो रहा है बच्चों, आर हो रहा है। अब यहाँ पे जो एक्स है, समझना बात को, एक्स, ये इस एक्स का मान क्या लिखें, एक्सएल माइनस एक्ससी लिखें या एक्ससी माइनस एक्सएल। तो चलो देखो यहाँ पे इस एक्स का मान एक्सएल माइनस एक्ससी भी लिख सकते हैं, एक्ससी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी कब लिखेंगे, तो चो एक्सएल मतलब कौन सा मान बड़ा है, एल वाला मान। एल वाला मान बड़ा कब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे या लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे। आप जानते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी कब किया जाता है, जब एक्सएल बड़ा हो। एक्ससी माइनस एक्सएल कब किया जाता है, जब एक्ससी बड़ा हो। तो एक्सएल बड़ा कब होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो जो एफएच वाली वैल्यू ना, ये एफएच पर, एट एफएच, तो एफएच वाली वैल्यू पर तो क्या जाएगा, ये एक्सएल माइनस एक्ससी का मान आ रहेगा, और एक्ससी माइनस एक्सएल बराबर आर कब आएगा, एट एफएल, लो वाली फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इस पे। ठीक है, ये चीज अपन देख ली, बात पहले पड़ी। अब यहाँ बच्चों इसके अंदर अपन देखें, इसमें ये तो एक्स एच एफ एल एंड एफ एच पे अपन ने बात करी है। अब बच्चों अनुनादी आवर्ती के समय क्या होता है, वैसे तो ये अर्धशक्ति बिंदु आवर्ती समझा दी आपको मैंने, फिर भी एक आध चीज अपन देख ले इस पे। ये तो मैंने लिखा है एट एफ एल एंड एफ एच। अगर हम बात करें बच्चों एट एफ आर, ठीक है, जबकि एट एफ आर बट एट एफ आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, जबकि बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप जानते हैं एक्स का मान क्या होता है, जीरो। एक्स बराबर जीरो होता है, क्योंकि एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी के लो या एक्ससी माइनस एक्सएल, तो एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो एक्स बराबर जीरो है, बट अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों पे एक्स का मान क्या होता है, आर के बराबर। ठीक है, तो ये तो खैर अपन पहले से जानते हैं ये चीज, तो यहाँ पे अपन ये चीज देख ली, क्लियर। अब तो उसके बाद फिर हम आगे इसमें ये नेक्स्ट चीज के अंदर देखें, जो डेल्टा एफ आपको बताया मैंने बैंड विड्थ के बारे में। यहाँ बच्चों इसमें एक स्टार पॉइंट ग्रुप में देखें, जो बैंड चौड़ाई है डेल्टा एफ, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, डेल्टा एफ बराबर क्या होती है बच्चों, एफ इनका डिफरेंस, जो एफ एच माइनस एफ एल होगा, एफ एच माइनस एफ एल, इसे बोलते हैं बैंड चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चों देखिए, कभी कभी यहां पे बैंड चौड़ाई इज इक्वल टू, कभी कभी बैंड चौड़ाई बच्चों डेल्टा ओमेगा बोल लेते हैं, डेल्टा ओमेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। कभी कभी हम इसको बैंड चौड़ाई किसको बोल लेते हैं बच्चों, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल को। वैसे तो डेल्टा एफ होती है, लेकिन कभी कभी इसको भी बोल जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो चलो देखो, अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई एफ कॉमन आ जाएगा, 2 पाई एफ कॉमन आ गया तो कितना जाएगा, ये एफ एच माइनस एफ एल। ठीक है, 2 पाई कॉमन निकाल लें तो आएगा ब्रैकेट में एफ एच माइनस एफ एल, ये हो जाएगा बैंड चौड़ाई। वैसे तो यार सही है, फिर भी ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन देखें अगला स्टार पॉइंट, जैसे आपसे कहा था मैंने, यहाँ देखिए ये अंतराल लगभग डेल्टा एफ बटा 2 है, ये भी अंतराल लगभग डेल्टा एफ बटा 2 है। तो एफ आर में से डेल्टा एफ बटा 2 घटाएं तो ये माना जाएगा, एफ आर में डेल्टा एफ बटा 2 ऐड करें तो लगभग ये आ जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं एफ एच, ये एफ एल जो है, एफ एल क्या होता है, नियरली इक्वल टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ बाई 2। ठीक है, एंड एफ एच का जो मान है ये होता है नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ समझ गए आप, क्योंकि बच्चों को बताया था मैंने कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, ये और ये अंतराल बराबर नहीं होते, ये वाला अंतराल थोड़ा सा ज्यादा होता है इसकी तुलना में। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें एफ आर का मान काफी हाई है, काफी उच्च है, तो उस केस में एफ आर का मान काफी उच्च है और डेल्टा एफ काफी अल्प है, तो ये अंतराल और ये अंतराल लगभग बराबर होते हैं। तो एफ एच बराबर क्या होगा, एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई 2, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, ये तो बड़ा बच्चों अपन ने अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों के बारे में। इसमें अगला पॉइंट अपन देखें बच्चों, यहाँ पे अगला पॉइंट है विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक कैपिटल क्यू। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों, अगला पॉइंट इसमें विशेषता गुणांक कैपिटल क्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिटल क्यू क्या होता है बच्चों, विशेषता गुणांक, ये विशेषता गुणांक बताता है कि एसी परिपथ में
जो ऊर्जा स्टोर हो रही है और ऊर्जा जो क्षय हो रही है उस चीज के बारे में जानकारी हमें देता है। आ बताया था मैंने, शक्ति क्षय केवल किस पे होता है, मतलब ऊर्जा क्षय केवल किस पे होता है, आर पे, ऊष्माक रूप में, जबकि एल व सी पे तो ऊर्जा यहाँ पे स्टोर होती है, एल पे तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, सी पर विद्युत ऊर्जा के रूप में शक्ति स्टोर होती है। तो विशेषता गुणांक हमें क्या होता है बच्चों, यह एसी परिपथ में संचित व क्षय ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है, के बारे में बताता है। ठीक है, संचित व क्षय ऊर्जा के बारे में बताता है। क्या बताता है बच्चों, क्या बताता है, इसके 2-3 फॉर्मूले वो हमें समझने हैं। क्या है बच्चों, देखिए चलो उससे पहले आपको चीज बता दूं मैं कि एल और सी, एल एंड जो सी है, एल एंड सी पर तो ऊर्जा क्या होती है, एल एंड सी पर यहाँ पे ऊर्जा स्टोर होती है, पर ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, ऊर्जा संचित होती है किसके रूप में बच्चों, चुंबकीय व विद्युत ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो रही होती है। जबकि आर पर, ठीक है, आर पर ऊर्जा क्षय होती है, आर पर ऊर्जा क्षय होती है किस रूप में बच्चों, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, आर पर ऊर्जा क्षय हो रही है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। अब देखिए क्यू के फॉर्मूले क्या क्या है, तो फर्स्ट फॉर्मूला पर देखें, क्यू का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, क्यू बराबर ये होता है 2 पाई इंटू एल व सी में संचित ऊर्जा, एल व सी में संचित ऊर्जा बटे आर में क्षय ऊर्जा। ठीक है, आर पर क्षय ऊर्जा, प्रतिरोध पर क्षय ऊर्जा, प्रतिरोध पर क्षय ऊर्जा। तो यहां भी ऊर्जा ये 2 पाई तो वैसे कांस्टेंट है, ऊर्जा ऊपर नीचे ऊर्जा, तो क्यू क्या एक तरह से मात्रकहीन राशि है, तो यहां से हम कह सकते हैं मात्रकहीन। यहाँ पे क्यू बच्चों एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि, क्यू का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, उसके बच्चों फिर आगे देखें सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्यू बराबर ये होता है 1/r रूट ऑफ एक्सएल इंटू एक्ससी। ये भी एक फॉर्मूला है क्यू का, 1/r रूट ऑफ एक्सएल इंटू एक्ससी। अब यहाँ पे इसमें देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे सरल रूप में चेंज करें, ये तो कुछ तरह से ही 1/r। अब एक्सएल का मान आप जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल, एंड एक्ससी का मान क्या होता है 1/ओमेगा-c। यहाँ से ओमेगा उड़ा दो तो क्या जाएगा 1/r रूट एल अपॉन सी, 1/r रूट ऑफ एल अपॉन सी आ जाएगा। ये भी एक और सूत्र आ गया क्यू का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में समझना, अब एक चीज समझाऊं आपको मैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्राय। तो जो क्वेश्चन में आपको अपन देखते हैं आर एक्सएल एक्ससी के मान दिए गए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे आर एक्सएल एक्ससी के मान, क्यू निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सएल एक्ससी के मान ना देखे, आर एल सी ये दिए गए हो तो इससे निकाल लेंगे क्यू का मान। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे कहा जाए कि कोई परिपथ है या कोई भी एक तरह से दौलित्र है, कोई परिपथ है, उसकी गुणता सबसे अच्छी कब होगी, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी कब होगी। ठीक है, या हमें उसके अनुवाद कराना तो उसकी बेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब उसकी एक अच्छी क्वालिटी, किसी परिपथ की आपको एक अच्छी क्वालिटी पहचाननी है, अच्छी क्वालिटी पहचाननी है तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे उसका क्यू का मान क्या होना चाहिए, उच्च, क्यू का मान उच्च होना चाहिए, अर्थात आर का मान क्या होना चाहिए, अल्प, आर का मान अल्प होना चाहिए। ठीक है, और एल का मान उच्च होना चाहिए, सी का मान अल्प होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन देखें उस परिपथ की क्वालिटी क्या होगी, बेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो 1/r रूट एल अपॉन सी, जैसे कोई क्वेश्चन में एल आर सी के ऑप्शन दे दे, आपसे कहा इनमें से पहचानिए इन चारों ऑप्शन में से किस वाली केस में, ठीक है, जो अगर अपन यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं प्रत्यावर्ती परिपथ का, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों कहते हैं कि अच्छी ट्यूनिंग के लिए, अच्छी ट्यूनिंग के लिए आर एल सी के मान बताइए क्या होने चाहिए, तो यहाँ से अपन देखते हैं आर का मान अल्प, सी का मान अल्प और एल का मान उच्च। ठीक है, ये देखा अपन ने। चलो अब देखें उसका तीसरा जो उसका सूत्र होता है क्यू का, जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं इसके इस तरह से, क्यू बराबर
एफ आर अपॉन डेल्टा एफ के रूप में लिखते हैं, एफ आर अपॉन डेल्टा एफ। ठीक है, मतलब हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डेल्टा एफ की जानकारी दे रखी हो तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है फिर उसका। अब इसमें अगर अपन चाहें 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, एफ आर अपॉन डेल्टा एफ सही है। अगर हम इसमें ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा भाग कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ऊपर तो बन जाएगा ओमेगा आर, नीचे क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक और सूत्र हो गया क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये चीज अपन देख ली। अब इस पे कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, एक एसी परिपथ में एफ बराबर 12 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्सी बराबर 300 ओम तथा आर बराबर 5 ओम प्राप्त होता है, तो ये सारे मान ज्ञात करने क्या होंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये सारे मान क्या होंगे, समझे बात को। यहाँ पे तो पहला हमें क्या निकालना है? क्यू का मान निकालना है। तो एक्सएल एक्सी और आर आपको दे रखे हैं, तो क्यू कैसे निकाल लेंगे? इससे निकाल लें 1 अपॉन आर रूट ऑफ एक्सएल इंटू एक्सी, इसका उपयोग करते हैं। 1 अपॉन आर रूट ऑफ एक्सएल एक्सी, यहाँ से क्या जाएगा मान? 1 अपॉन आर, आर का मान कितना है? 5, और एक्सएल एक्सी के मान 300 रख दें, तो 300 वर्गमूल तो 300 आ जाएगा, और बटा 5 करेंगे तो 60। क्यू का मान कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, उसका बच्चों फिर निकालना है हमें डेल्टा एफ। तो क्यू के लिए अपन ये लगा दें फॉर्मूला, क्यू बराबर एफ आर अपॉन डेल्टा एफ। अब एफ आर का मान कितना दिया है? ये रहा, ये एफ आर ही एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि देखो गौर से, एक्सएल बराबर एक्सी आ रहे हैं इस आवृत्ति पर। इसका जो आवृत्ति आपको दे रखी है, ये कौन सी आवृत्ति है? अनुनादी आवृत्ति। डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा फिरा के बोल रहा है, आपको समझे कि जो एफ आपको 12 किलोहर्ट्ज दे रखी है, मतलब 12,000 हर्ट्ज दे रखी है, वो अनुनादी आवृत्ति है। क्योंकि इस समय एक्सएल बराबर एक्सी आ रहा है, तो आपको ये मान कितना रखा है बच्चों? 12,000 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, 12,000 हर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज में 12,000 डेल्टा एफ। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एफ निकालें, क्यू का मान कितना है? 60 है, तो क्यू का मान 60 रख देंगे। 60 बराबर 12,000 बटा डेल्टा एफ करोगे, तो यहाँ से डेल्टा एफ का मान कितना बन जाएगा बच्चों? 200, मतलब बैंड विड्थ कितनी आ गई? 200 हर्ट्ज। अब देखो तो डेल्टा एफ का मान जो 12,000 हर्ट्ज है उसकी तुलना में काफी कम है। ठीक है, मतलब ये जो बैंड विड्थ डेल्टा एफ का मान इस फ्रीक्वेंसी एफ आर की तुलना में बहुत अल्प है, तो ये वाला मान और ये वाला मान लगभग डेल्टा एफ बटा 2 के अंतराल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें डेल्टा एफ कितना आ गया? 200 हर्ट्ज आ गया। नाउ एफ एल निकालें अपन, एफ एल इजक्वल टू क्या होता है बच्चों? एफ एल इजक्वल टू एफ आर माइनस डेल्टा एफ करेंगे। ठीक है, तो एफ आर का मान कितना है यहाँ पे? एफ आर का मान 12,000 में से 200 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 11,900। यह जाएगा 11,900 के बराबर आ जाएगा। और फिर एफ एच निकालना है, तो इस 12,000 में क्या ऐड कर देंगे? 200 ऐड कर देंगे, तो यह जाएगा बच्चों 12,200 हर्ट्ज। यह किसका मान बच्चों? एफ एच का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां पढ़ा, उसका अपन ने विशेषता गुणांक पढ़ा, और इस पे ये एक क्वेश्चन अपन ने समझ दिया। बात पल्ले पड़ी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एसी परिपथ की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ एसी सर्किट। तो जो एसी परिपथ की शक्ति को अपन वास्तविक शक्ति बोलते हैं, प्रभावी शक्ति भी कहते हैं, औसत शक्ति भी कहते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे कहा जाए एसी परिपथ की शक्ति ज्ञात करो, या प्रभावी शक्ति ज्ञात करो, या औसत शक्ति ज्ञात करो, सबका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये अपन श्रेणी क्रम परिपथ के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज अपन अप्लाई कर रहा है VRMS, यहाँ पे R, L और C तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल धारा IRMS प्रवाहित हो रही है, जो सब में समान होगी। श्रेणी क्रम में धारा सब में समान होती है। ठीक है, IRMS इस प्रकार से, और R के स्थान पर वोल्टेज VR होगा, इस VR का मान क्या होगा? IRMS इंटू R। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये चीज अपन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। इसी श्रेणी क्रम परिपथ में ये जेड है, यहाँ पे क्षैतिज से ये एंगल इसका फाई है, तो जेड का जो कॉस फाई घटक है ये किसको शो करता है? आर को, और जेड का साइन फाई घटक किसको शो करता है? एक्स को। ठीक है, एक्स मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, या कह सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल। एक्स एल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी बताएगा जेड साइन फाई को, और अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल बताएगा जेड साइन फाई को। ठीक है, ये अपन जानते हैं। और फिर बच्चों आपसे कहा था मैंने कि जो शक्ति उत्पन्न होती है परिपथ में, एसी परिपथ शक्ति केवल किस पर उत्पन्न होती है? आर पे। एल व सी तो ऊर्जा को स्टोर कर रहे होते हैं, इसे शक्ति क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं होते। तो जब भी एसी परिपथ की शक्ति कहा जाए तो आपको अपने आप सोचना है
कि शक्ति केवल किस पे उत्पन्न हो रही है, आर पे। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं शक्ति क्षय या कहते हैं शक्ति जो प्राप्त होती है केवल आर पर ही होता है। शक्ति क्षय केवल आर पर ही होता है। अतः तो जो यहाँ पे हम परिपथ की शक्ति अगर याद करें, ऐसी परिपथ की शक्ति क्या होगी बच्चों, इसको अपन P से शो करते हैं, ऐसी परिपथ शक्ति P से। ठीक है, तो इस P का मान कितना होगा, P बराबर तो यहाँ पे देखिए इसमें धारा IRMS है, प्रतिरोध इसका R है, तो क्या हो जाएगा ये IRMS स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, P बराबर IRMS स्क्वायर इंटू आर, ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखें इस IRMS का मान जो टोटल धारा है इसको अपन V अपॉन जेड कर सकते हैं। टोटल धारा IRMS का मान लिखते हैं VRMS अपॉन जेड होल स्क्वायर इंटू आर। मतलब अगर आपको मान लो RMS धारा नहीं दे रखी हो, वोल्टेज और जेड की जानकारी पता हो, तो हम IRMS लिखते हैं VRMS अपॉन जेड, ये लिख देंगे। ठीक है, VRMS अपॉन जेड लिख देंगे। अब यहाँ बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, चाहूँ तो इसको तो मैंने ये लिख दिया। अब मान लो आपको IRMS की जानकारी दे रखी, आर की जानकारी नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो IRMS रहने दो उसको, और आर की जानकारी की वजह आपको जेड दे रखा है और फाई दे रखा है, उसको हम लिखते हैं जेड कॉस फाई। क्या क्या बच्चों मैंने इस आर का मान रख दिया जेड कॉस फाई, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते थे जेड कॉस फाई। अब यहाँ पे इसमें अब उसका देखिए एक चीज और, अब यहाँ पे इसमें जो IRMS स्क्वायर आपको दिख रहा है, IRMS स्क्वायर को अगर अपन यूं लिखें, देखिए यहाँ पे जो I स्क्वायर RMS है, यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख रहे हैं, ये लिखा ना IRMS का इंटू जेड, इस IRMS को हम टुकड़ों में तोड़ लें, IRMS इंटू IRMS, तो एक IRMS जेड के साथ मिलकर क्या बना लेगा बच्चों, VRMS। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इस प्रकार से VRMS इंटू IRMS, और क्या बचेगा फिर ये कॉस फाई। समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे IRMS स्क्वायर को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, IRMS इंटू IRMS, तो एक IRMS ने जेड के साथ गुणा होकर क्या बना लिया, VRMS, वो लिख दिया मैंने ये। तो एक IRMS बच गया और एक कॉस फाई बच गया। तो ये सूत्र आपको प्राप्त हुए, किसी भी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है VRMS IRMS कॉस फाई, और एक ये VRMS अपॉन जेड होल स्क्वायर इंटू आर। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्राय IRMS का मान नहीं दिया गया होता, जेड का मान दिया गया होता है। जेड ना भी दे तो आर एक्सएल एक्ससी आपको दिए गए होते हैं, तो जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, इससे करके अपन क्या निकाल सकते हैं, जेड निकाल लेंगे, फिर VRMS बटा जेड का होल स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, उससे आपको प्राप्त हो जाएगी शक्ति। या आपको V I और cos फाई की जानकारी दे रखी हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में यहाँ जो आपको दिख रहा है ये IRMS cos फाई, ये IRMS इंटू कॉस फाई जो राशि आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं शक्ति के लिए प्रभावी धारा, शक्ति हेतु प्रभावी धारा। तो जो शक्ति हेतु प्रभावी धारा का मान कितना है यहाँ पे, IRMS cos फाई। ठीक है, VRMS इंटू IRMS cos फाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे IRMS का फिर जो साइन फाई के बारे में सोचे, जैसे IRMS है, एक को बोल दिया IRMS cos फाई, एक को बोल दिया घटक को IRMS साइन फाई। तो यहाँ पे IRMS जो साइन फाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शक्तिहीन धारा, अर्थात धारा का केवल जो cos फाई घटक है वही शक्ति के लिए जिम्मेदार है, साइन फाई घटक व्यर्थ है, मतलब बेकार जा रहा है, अर्थात शक्ति के काम में नहीं आ रहा। तो यहां से हम नोट के रूप में लिखते हैं, एक नोट के रूप में IRMS साइन फाई घटक। ठीक है, IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई को हम बोलते हैं शक्तिहीन धारा कहते हैं, शक्तिहीन या वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, शक्तिहीन या वाटहीन धारा कहते हैं, धारा कहते हैं, शक्तिहीन या वाटहीन धारा कहते हैं इसको, IRMS साइन फाई को। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब जो इस पे हम देखें धारा का मान ज्ञात करने के लिए जो ये मान निकल गया है, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, सूत्र को VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, इसका अगर अपन अदर मेथड देखें और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अदर मेथड, अदर मेथड मतलब औसत शक्ति ज्ञात करने का अन्य, मतलब ये उसको निकालने का एक अन्य मेथड दे रखे हैं जो कि एनसीईआरटी में समझा रखा है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए कि शक्ति ज्ञात कीजिए परिपथ की, तो हम इस सेकंड मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी में इसे समझा रखा है। देख क्या है यहाँ बच्चों P, यहाँ जो P है वे किसको शो कर रहा है, P इज इक्वल टू किसको बता रहा हूँ, P एवरेज को।
यहाँ पे P औसत मान को बता रहा है, ठीक है। परिपथ में वोल्टा V है, धारा I है, ठीक है, मतलब तात्क्षणिक वोल्टा V है, तात्क्षणिक धारा I है, तो V इंटू I, V क्या ले रहा हूँ, तात्क्षणिक वोल्टा धारा ले रहा हूँ, तात्क्षणिक वो I, तो V इंटू I, तो V इंटू आई का औसत जो मान है, V इंटू आई का औसत मान किसको बताएगा बच्चों, P एवरेज को, ठीक है, V इंटू आई का औसत मान। अब यहाँ पे बच्चों V इंटू आई, तो देखिए V का मान समझना आपको बच्चों, V जो हम समीकरण लिखते हैं V के बारे में लिखते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, लिखते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस V को लिख दिया मैंने V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और धारा को अपन लिखते हैं, धारा को लिखते हैं इनटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। प्राय अपन ही मानते हैं कि वोल्टेज के अलावा फाई आगे है, यही कहते हैं धारा के अलावा फाई पीछे। तो धारा वोल्टेज को अपन ओमेगा टी बोल दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाई, ये लिखेंगे अपन, ठीक है। अब इसका निकालना है औसत मान। औसत मान निकालने के लिए अपन लोग क्या करें बच्चों, इसको हम अंदर ये जो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, साइन ए माइनस बी के सूत्र से इसको अपन खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, देखिए यहाँ बच्चों पहले वी नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, इनको तो बाहर निकाल लो, औसत वाले चिन्ह से इनको बाहर निकाल लिया वी नॉट आई नॉट को, ठीक है। अब बच्चों साइन ओमेगा टी, तो इसको लिख दिया मैंने एज इट इज साइन ओमेगा टी, ये एज इट इज लिख दिया। अब साइन ए माइनस बी के सूत्र से इसको खोल लें, तो क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये लो, इस तरीके से अपन ने इसको खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें इसको हम अंदर गुणा भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये साइन ओमेगा टी है, इसको अंदर गुणा कर दो उसके साथ, ठीक है। तो गुणा कर दें, क्या जाएगा मान, देखना बच्चों यहाँ पे ये जो मेथड अपन सॉल्व कर रहे हैं ये एनसीईआरटी मेथड बोल सकते हैं। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये हमें सूत्र सिद्ध करना है पावर का, वो निकाल ले आ रहे हैं। तो बच्चों कैसे, देखिए अब यहाँ पे v इंटू आई नॉट, वी नॉट इंटू आई नॉट है, वी नॉट इंटू आई नॉट तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब इस साइन वाले फलन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई मैंने आगे लिख दिया, कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पे गुणा कर दें तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये लिख दिया अपन ने, लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अपन सरल करके निकाल रहे हैं आगे, वी नॉट आई नॉट, तो वी नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, ओके, वी नॉट आई नॉट एज इट इज। अब यहाँ पे इसका निकालें औसत मान, माध्य मान निकालें, कॉस फाई का औसत मान, तो जो कॉस फाई तो कांस्टेंट है, तो कॉस फाई का तो कॉस फाई रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, जो साइन स्क्वायर फलन है उसका औसत मान क्या होता है, 1/2। फिर माइनस यहाँ पे साइन फाई कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दिया। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी जो फलन है, साइन इंटू कॉस फलन, इसका औसत मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसको रख दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज तो 0 हो जाएगी गुणा होके, ये बचेगा, इसको फिर अपन कुछ ऐसे लिखते हैं, चलो इसको ये लिख दिया मैंने, ये 2 को बाहर निकाल लें और बटा रूट दो रूप लेते हैं, वी नॉट बटा √2 आई नॉट बटा √2 इंटू कॉस फाई, लिखते हैं इस प्रकार से कि गुणा करेंगे नीचे √2 इंटू √2 वापस 2 बन जाएगा। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, अब देखिए आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये वी नॉट एंड वी नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा, वी आर एम एस, ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस, ये क्या हो गया कॉस फाई, ये लो, ये तो हमारा ये तो प्रूव करना था, ये आगे पी का माना गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो इस तरह इसको ये ज्ञात कर सकते हैं, इसका माध्य मान औसत मान निकाल लिया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो ये अपन ने प्रूव कर लिया, ठीक है। और तो इसके बाद फिर आगे एक स्टार पॉइंट ग्रुप में अपन देखें, ये तो मैंने निकाली वास्तविक शक्ति और शक्ति निकाल ली। अब अगर बच्चों नॉर्मली अपन सोचें नॉर्मली देखिए कि टोटल धारा कितनी है, आई आर एम एस, टोटल वोल्टेज कितना है, वी आर एम एस, तो टोटल शक्ति तो क्या होनी चाहिए थी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कि बचपन पढ़ते आ रहे हैं अपन, शक्ति P बराबर V इंटू आई, तो टोटल वोल्टेज को टोटल धारा से गुणा कर दो तो टोटल शक्ति बन जानी चाहिए थी। ऐसे ही करते थे अपन, जो डीसी वाले परिपथ पढ़ते थे, आपसे कहा परिपथ की कुल शक्ति ज्ञात करो डीसी परिपथ में, बैटरी वाले परिपथ में, तो क्या करते थे, टोटल वोल्टेज टोटल धारा को मल्टीप्लाई करके क्या निकालते, टोटल शक्ति निकाल सकते थे। तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ सोचें तो
अगर धारा VRMS और धारा तो IRMS वोल्टेज VRMS है तो उनको गुणा करें तो हमें टोटल शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है, लेकिन वो केवल फील ही हो रहा होता है, वो केवल एक काल्पनिक शक्ति होती है। एक्चुअल में तो हमें शक्ति कितनी प्राप्त हो रही है, VRMS IRMS cos फाई। तो इस VRMS इंटू IRMS को हम बोलते हैं बच्चों काल्पनिक शक्ति या RMS शक्ति। क्या हमें लग रहा है कि इतनी शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए थी, काल्पनिक शक्ति, काल्पनिक शक्ति या बच्चों हम बोले इसको RMS शक्ति, काल्पनिक शक्ति या RMS शक्ति का मान क्या होता है, PRMS बराबर ये होता है बच्चों VRMS इंटू IRMS। ये क्या बच्चों काल्पनिक शक्ति या RMS शक्ति, ठीक है, VRMS इंटू IRMS ये होता है, ठीक है। उसके बच्चों फिर आपसे कहा जाए कि अगर अपन देखें इसमें एक तो वास्तविक शक्ति, ये तो वास्तविक शक्ति है, और ये काल्पनिक शक्ति, इनका जो अनुपात है बच्चों, वास्तविक शक्ति व काल्पनिक शक्ति, वास्तविक शक्ति व काल्पनिक शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या होता है बच्चों देखो पावर फैक्टर, पीएफ बराबर, शॉर्ट में पीएफ लिखते हैं, पीएफ मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटा काल्पनिक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटा काल्पनिक शक्ति। तो जो वास्तविक शक्ति का मान कितना आया था, ये रहा VRMS IRMS cos फाई, ठीक है, VRMS IRMS cos फाई, ठीक है, और काल्पनिक शक्ति कितनी है, VRMS IRMS, तो ये VRMS IRMS कट गए तो कितना है बच्चों cos फाई बचेगा। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, पावर फैक्टर का सूत्र है cos फाई, cos फाई, ठीक है। एक और तरीके से अपन समझ सकते हो, यहां से अगर R बराबर क्या है, Z cos फाई, यहां से अगर मैं cos फाई का मान निकालूं तो क्या आएगा, R अपॉन Z, तो उसको अपन R अपॉन Z भी लिख सकते हैं, ये पावर फैक्टर हो गया R अपॉन Z या cos फाई। और तो ये शक्ति गुणांक बता क्या रहा है, शक्ति गुणांक क्या बता रहा है, समझो बात को। जैसे कि मान लीजिए परिपथ में VRMS IRMS cos फाई करने पे जो वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई, वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई आपको, ये प्राप्त हुई मान लो 4 वोल्ट, सॉरी 4 वाट, 4 वाट आपको शक्ति प्राप्त हुई, वास्तविक शक्ति। लेकिन आप VRMS इंटू IRMS को गुणा भाग करके देख रहे थे तो आपको लग रहा था कि शक्ति आनी चाहिए थी 10 वाट, तो 10 वाट यहाँ क्या थी, काल्पनिक शक्ति, और वास्तविक शक्ति कितनी प्राप्त हुई, केवल 4 वाट, ठीक है। तो आप देखिए 4 वाट प्राप्त हो रही है, ठीक है, और काल्पनिक शक्ति कितनी होनी चाहिए थी, 10 वाट ऐसा लग रहा था हमें। तो यहाँ पे 4 बटा अगर मैं 10 करूं तो 4 बटा 10 करने पे कितना आता है, 2 बटा 5, 2 बटा 5। इसका मतलब हमें जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो वास्तविक शक्ति का कितना गुना प्राप्त हो रही है, 2 बटा 5 गुना, 2 बटा 5 गुना प्राप्त हो रही है। यही कहते हैं कि चलो वास्तविक शक्ति मान लो 5 वाट होती, काल्पनिक शक्ति 10 वाट होती, तो 5 बटा 10 करने पे कितना आता, 1 बटा 2, मतलब हम जो सोच रहे थे उसकी केवल आधी शक्ति प्राप्त हो रही है वास्तविक के रूप में। तो वही यहाँ पर शक्ति गुणांक बता रहा है कि कितने गुना वास्तविक शक्ति, सॉरी काल्पनिक शक्ति का कितने गुना मान आपको वास्तविक शक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है, उस गुना मान को ही, उस गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक अपन कहते हैं, ठीक है। इसका मान क्या आता है, R अपॉन Z। चलो इस पे बच्चों ये एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 AC परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा यदि इसमें जुड़ा अवयव, पहला कह रहा है केवल R हो, सेकंड कह रहा है केवल L हो। चलो इनको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1 इसमें कह रहा है केवल R जुड़ा हो। तो देखिए अब शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करने के सूत्र ये रहे, cos फाई से भी ज्ञात कर सकते हो, R अपॉन Z से भी। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में फाई का मान आराम से सोच पा रहे हो कि फाई का मान इतने डिग्री होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा दो cos फाई, उसका आंसर आएगा। या क्वेश्चन से आपको फाई की जानकारी इजीली प्राप्त नहीं हो पा रही, लेकिन Z का मान आराम से दिख रहा है कि Z का मान इतना होना चाहिए इसमें, क्योंकि Z का सूत्र हमको पता है, Z बराबर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, परिणामी परिपथ जो होता है अगर R L C तीनों श्रेणी के में जुड़े हो, तो Z का मान अगर पता है तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें केवल R की, तो R के समय हमें पता है, नॉर्मली पता है कि फाई का मान कितना होता है, 0, आराम से पता है। यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है, 0, यहाँ बच्चों फाई बराबर क्या होता है, 0 होता है।
फाइव क्यों शुद्ध आर है तो v और i दोनों समान कलाम होंगे, अर्थात फाइव बराबर 0 है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं पावर फैक्टर निकालूं तो पावर फैक्टर बराबर क्या जाएगा cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है बच्चों 1, तो उसका पावर फैक्टर कितना है 1। मतलब जितना हम सोचे, 1 का मतलब 1 गुना, मतलब जितना आप सोचे थे काल्पनिक शक्ति उतनी ही प्राप्त होगी वास्तविक शक्ति भी, क्योंकि यहाँ पे L एंड C तो है ही नहीं, कि कोई भी शक्ति या ऊर्जा संचित तो हो नहीं रही, कंप्लीट ऊर्जा केवल यहाँ पे क्षय होगी R के रूप में। तो जितना आपने सोचा उतना आपने पाया, ठीक है, मतलब पूरा पूरा मान आपको यहाँ प्राप्त होगा क्योंकि शुद्ध R यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड अपन देखें, सेकंड बच्चों कह रहा है ओनली L, और बच्चों ओनली L है, ओनली L में तो फाइव कितना होता है प्लस पाई बाई 2, यहाँ बच्चों फाइव का मान कितना है प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 शुद्ध L जुड़ा हुआ है प्लस पाई बाई 2 है, तो इसलिए पावर फैक्टर क्या जाएगा बच्चों शक्ति गुणांक PF बराबर cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब 0 गुणा, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो आपने सोचा पाया कुछ भी नहीं, मतलब क्या मतलब इसका, देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर 0 आ रहा है, इसका मतलब ऊर्जा कितनी क्षय हो रही है 0, क्योंकि केवल L है, जो भी यहाँ पे ऊर्जा हो रही है केवल संचित हो रही है, R तो है ही नहीं। जब R है ही नहीं तो कोई शक्ति क्षय यहाँ पे नहीं हो रही, परिपथ की शक्ति कितनी है 0, कंप्लीट शक्ति जो यहाँ पे मतलब कंप्लीट ऊर्जा यहाँ पे स्टोर होगी केवल L में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, तो पावर फैक्टर यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखें थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में आपसे क्या बोला यहाँ पे, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि RL श्रेणी क्रम है, तो जो RL श्रेणी क्रम में हम समझ सकते हैं कि हम क्या चीज आराम से समझ सकते हैं बच्चों, देखिए RL श्रेणी क्रम परिपथ या कोई प्रेरक कुंडली है, प्रेरक कुंडली के लिए भी हम RL लेके चलते हैं, या कोई चौक कुंडली है, आगे पढ़ेंगे बच्चों एक टॉपिक आएगा चौक कुंडली। चौक कुंडली किसे कहते हैं, RL श्रेणी परिपथ को, ठीक है, चौक कुंडली कहते हैं RL श्रेणी परिपथ को। तो RL श्रेणी क्रम बोला जाए या चौक कुंडली कहा जाए तो उसके लिए क्या होगा, देखिए मान, तो यहाँ पे अपन Z का मान आराम से समझ सकते हैं, फाई तो पता नहीं चल रहा है इजी, लेकिन Z पता है हमें, Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू ये होता है बच्चों रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, होता नहीं होता, झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसलिए बच्चों यहाँ पे पावर फैक्टर का मान निकाले, पावर फैक्टर इज इक्वल टू शक्ति गुणांक कितना आएगा R अपॉन Z था, ये लगा दिया सूत्र मैंने, तो R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये करेंगे रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये आ गया शक्ति गुणांक का मान, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, अब जो फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बोला गया यहाँ पे, RLC श्रेणी क्रम अनुनाद बोला गया है। RLC श्रेणी क्रम अनुनाद, हम जानते हैं अनुनाद के समय XL माइनस XC क्या होता है 0 होता है, तो Z का मान कितना होता है R, तो यहाँ भी हमें पता है आराम से Z बराबर कितना है R है, Z बराबर R है, ठीक है, और यहाँ फाई भी पता है हमें, तथा फाई बराबर क्या होता है 0, तो आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो, चाहे Z बराबर R रख के निकाल लो या फाई बराबर 0 रख के, जो आपकी इच्छा हो जो श्रद्धा हो कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसलिए पावर फैक्टर जो आएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे cos 0 कर दें तो cos 0 का मान क्या होता है 1, पावर फैक्टर कितना है 1, मतलब कंप्लीट जो शक्ति आप सोच रहे थे काल्पनिक के रूप में उतनी पूरी पूरी शक्ति वास्तविक के रूप में भी प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे L और C जुड़े तो हैं लेकिन उनका XL माइनस XC क्या बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन अगर बच्चों R बराबर 500 ओम, ठीक है, C बराबर 1/5 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस सोर्स से 10 वोल्ट को 10⁻³ हर्ट्ज जुड़े हुए हैं, शक्ति गुणांक और परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों परिपथ कौन सा है, RC श्रेणी परिपथ है, RC श्रेणी परिपथ के लिए हम शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, तो हमें पहले Z का मान पता होना चाहिए, तो Z का मान पता हो या फाई का, दोनों में कोई ना कोई मान तो पता होना चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे XC का मान निकालते हैं, चलो पहले, फिर Z भी निकाल लेंगे, तो XC बराबर क्या होता है बच्चों 1/2 पाई FC, XC बराबर 1/2 पाई FC करेंगे तो यहाँ पे 1/2 पाई FC में 1/2 पाई, ठीक है, पाई का मान यहाँ बच्चों इसमें चलो पाई रख देते हैं, F का मान कितना रखा है, F का मान यहाँ पे 10⁻³ हर्ट्ज है, और C का मान कितना बच्चों यहाँ पे 1/पाई माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻ से ऊपर जाके 10⁻6 बन गया, नीचे 10⁻³ का भाग लगाएंगे तो ऊपर 1000 आएगा, बटे में 2 कर दो तो कितना आ गया 500, तो XC का मान कितना बच्चों ये आ गया बराबर 500 ओम, XC का मान आ गया 500 ओम आ गया है XC का मान, ठीक है।
एक्सी का मान 500 ओम आया। अब बच्चों यहाँ पे जेड निकाल सकते हैं, ये आ गया एक्सी का मान 500 ओम। अब यहाँ पे जेड का मान कैसे निकालो बच्चों, जेड बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, तो जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर कर दें तो रूट ऑफ आर, आर का मान खुद 500 ओम दे रखा है, एक्सी का मान भी 500 ओम निकल के आ रहा है, तो कितना जाएगा बच्चों 500 रूट 2, जेड बराबर आ गया 500 रूट 2। अब अपन को आर दही रखा है, जेड अपन ने निकाल लिया, तो शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर इक्वल टू लगा दें आर अपॉन जेड कर दें, आर अपॉन जेड, आर का मान 500, जेड का मान 500 रूट 2, तो कितना आ गया रिजल्ट, 500 से 500 उड़ा दो तो कितना है 1/√2। शक्ति गुणांक का मान कितना प्राप्त हुआ 1/√2। अब हमें क्या निकालना है, शक्ति पूजा, शक्ति क्षय ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज की जानकारी दे रखी है, वोल्टेज जानकारी दे रखी है और अपन जेड ज्ञात कर चुके हैं, तो हमें लगा सकते हैं फॉर्मूला P बराबर V/RMS बटा जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। आपसे कहा इंपॉर्टेंट है काफी, तो P बराबर ये लगा रहा हूं मैं V/RMS बटा जेड होल स्क्वायर इंटू आर, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे V/RMS का मान कितना है 10 वोल्ट है, ये रख दिया 10, ठीक है। और Z का मान कितना है, Z का मान निकाला अपन ने, कितना आया था 500 रूट 2 होल स्क्वायर इंटू आर का मान 500, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए ये 1 0 से तो 1 0 कट जाएंगे, स्क्वायर करते हैं इसका, तो 1 बटा ये 50 है, 50 का स्क्वायर 2500 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 और आगे 500 यही सही, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ये 500 से 2500 कट जाएगा, कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, ये 5 बार कट जाएगा। अब नीचे क्या बचा 5 इंटू 2, तो कितना जाएगा 1/10 वाट, ठीक है। ये आ गया आंसर P बराबर 1/10 वाट, ये आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर हम देखें थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में V और I के मान दे रखे हैं इस प्रकार से समीकरण के रूप में, ये दे रखे हैं, तो कह रहा है ज्ञात करो फाई, शक्ति गुणांक, CL, R के जुड़े होने की संभावना, ZRX, शक्ति सब ज्ञात करना है, ठीक है। अब बच्चों चलो ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना, काफी टाइम हो चुका है, तो आप एक काम करें, आपका होमवर्क है, वैसे बच्चों ये सॉल्व एग्जांपल दे रखा आपने मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स वहां से भी आप उसको रेफर कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो, या अपने आप ट्राई कर सकते हो, ये आप करके लेके आना। वैसे कल मैं आपको उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में ध्यान समझाऊंगा, फिर भी एक बार आप खुद ट्राई करिए इसको। चलो ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।